फंक्शन के बारे में पढ़ा कि फंक्शन आपके एक तरह के सब प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके प्रोग्राम को ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड मॉड्यूलर बनाते हैं और फ्लेक्सिबल बनाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्रोग्राम होता है उसको पूरी तरह से डिज़ाइन करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है और एक प्रोग्राम को आप नंबर ऑफ़ यूज़र्स में डिवाइड करके डिज़ाइन कर सकते हो, जिसकी वजह से उस प्रोग्राम को उसके अंदर जो एरर्स होते हैं उनको फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। अगर आपको फ्यूचर में कभी प्रोग्राम में किसी तरह की अपडेशंस करनी होती हैं तो वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। अब हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर जो डिफरेंट तरह के फंक्शंस अवेलेबल हैं वो कुछ एक कैटेगरीज़ में डिवाइडेड किए गए हैं, डिवाइड बेस्ड अपॉन कि वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो आपके जो सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस होते हैं उनको 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। Functions with no argument and no return value. Second one, function with no argument and return value. Third one, function with argument and no return value. And fourth one, function with argument and return value. ये 4 कैटेगरीज के आपके पास डिफरेंट तरह के यूज़र डिफाइंड फंक्शंस रहते हैं। अब इसमें आपके पास जो फर्स्ट टाइप आती है दैट वन इज़ योर फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। इस तरह के जो फंक्शंस आप बनाओगे इसमें आपका जो फंक्शन आपने डिफ़ाइन किया गया है उसको आप किसी भी तरह की वैल्यू अपने मेन प्रोग्राम से, मेन फंक्शन से, या आपका जो कॉलिंग फंक्शन है जहाँ से आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे हो वहाँ से किसी भी तरह की वैल्यू ना तो आप फंक्शन को सेंड करते हो और जो आपने फंक्शन बनाया है वहाँ से किसी भी तरह की जो वैल्यू है वो वापस अपने कॉलिंग फंक्शन को सेंड नहीं की जाती है। तो मतलब यहाँ पे ना वैल्यू आप कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन को सेंड करोगे, ना ही कॉल्ड फंक्शन से किसी तरह की वैल्यू आपकी रिटर्न होके आपके कॉलिंग फंक्शन पे जाती है। अब इसका हम जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एक जैसे हम एक कैलकुलेटर डिज़ाइन करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस हम एक कैलकुलेटर डिज़ाइन करते हैं जिसमें आप डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस परफॉर्म करोगे। इसमें जैसे हम वेरिएबल ले लेते हैं इंट एंड चॉइस नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं ताकि आप सिलेक्ट कर सको कि आपको किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ पे हम स्विच के स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं, उसका भी यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो कैलकुलेटर आप बनाओगे उसमें नंबर ऑफ़ इनपुट्स हम ले रहे हो, नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हम दे रहे हो। जैसे कैलकुलेटर होता है उसमें आप मल्टीपल डिफरेंट तरह की कैलकुलेशन कर सकते हो, उसमें आप एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीज़न कर सकते हो, इसके अलावा आप परसेंटेज निकाल सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट तरह के कैलकुलेशंस होते हैं जिसमें मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। नेक्स्ट एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लेते हैं। हमने स्क्रीन पे कुछ एक मैसेजेस ले लिए जो मैंने स्किप कर दिया एक्चुअली। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर प्रिंट कर रहे हैं। ये बेसिकली आपके स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली प्रिंट होगा, तो स्क्रीन के ऊपर आपको डायरेक्टली दिखाई देगा। तो हम यूज़र को एक ऑप्शन दे रहे हैं कि व्हाट कैलकुलेशंस डू यू वांट टू परफॉर्म, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। आफ्टर दैट इसकी बेसिस पे वो आपकी एक चॉइस सिलेक्ट करेगा, जो भी चॉइस वो यहाँ पे देगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे आपकी कैलकुलेशंस करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे अब स्विच स्टेटमेंट ले रहे हैं। इसमें हम चॉइस देंगे। आफ्टर दैट अब यहाँ पे हम करेंगे केस 1। केस 1 है, हम यहाँ पे इसके लिए ले लेते हैं ऐड फंक्शन, देन ब्रेक स्टेटमेंट ताकि आपका एक ही फंक्शन काम करे, देन केस 2 यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, ब्रेक, केस 3
मल्टीप्लिकेशन, case 4 it is for division, एंड आपकी जो चार चॉइसेस हैं, अगर इसके अलावा जो यूज़र है वो चार के अलावा कोई दूसरी चॉइस दे देता है, तो हम यहाँ पे हम एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन ले लेते हैं, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट ले लेते हैं। printf you have entered a wrong choice, please enter a valid choice again। तो यहाँ पे हम बेसिकली आपने एक बार रॉन्ग चॉइस एंटर कर ली, इसके बाद हम चाहते हैं कि यूज़र फिर से आपकी जो चॉइस है उसको एंटर कर सके। तो इसके लिए हम यहाँ पे फिर क्या है, वापस इस जगह पे जाना चाहेंगे। तो इस जगह पे वापस जाने के लिए हम क्या है, फिर से यहाँ पे एक गो टू स्टेटमेंट लेते हैं, गो टू, और इसको नाम दे देते हैं लेबल अगेन। अब इसी का हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम गो टू स्टेटमेंट के थ्रू जंप करना चाहते हैं, वहाँ पे हम लेबल का नाम फिर से लिखते हैं अगेन। अब आपका जो मेन फंक्शन है वो हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब आपने यहाँ पे जो फंक्शन कॉल किए हैं, अब हमें इनको डिफ़ाइन करना है कि ये फंक्शन जब कॉल किए जाएंगे तो ये कैसे काम करेंगे। तो फर्स्ट वन हम ऐड फंक्शन बना लेते हैं, इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो इंट ए कॉमा बी, तो वेरिएबल्स ले लिए, थर्ड वेरिएबल भी ले लेते हैं आपका सम, देन printf मैसेज ले लेते हैं, एंटर दी टू नंबर्स, scanf %d address of a comma address of b, then is your sum is equal to a plus b, then print the value of sum। sum is equal to %d comma sum। तो फर्स्ट फंक्शन आपका हो गया। सिमिलरली मैं आगे के भी फंक्शन बना लेता हूँ। में आपके सभी फंक्शन को डिफ़ाइन कर दिया गया है, आपका एडिशन फंक्शन, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवीज़न के लिए। आपने चार फंक्शंस को डिफ़ाइन कर लिया है। अब इस प्रोग्राम में बेसिकली होगा क्या, जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो फर्स्ट आपके यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स रन करेंगी, ये आपके स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली डिस्प्लेस करेंगी वट एवर इज़ रिटन। आफ्टर दैट अब यहाँ पे क्या है, आपसे यूज़र के थ्रू हम एक इनपुट ले रहे हैं, दैट वन इज़ अ चॉइस इनपुट। चॉइस का यूज़ कर रहे हैं, आप स्विच के स्टेटमेंट ले रहे हैं। फर्स्ट वन अगर आप वन सिलेक्ट करते हो तो आपके पास यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एडिशन, सेकंड सब्सट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन इज़ योर फॉर डिवीज़न। तो अगर आप वन सेलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे एडिशन के लिए फंक्शन कॉल करोगे। अगर आप सेकंड इनपुट देते हो तो आप सब्सट्रैक्शन के लिए फंक्शन कॉल करोगे। अगर आप 3 करते हो तो आप मल्टीप्लिकेशन के लिए, 4 करते हो तो डिवीज़न के लिए। अगर आप 4 के अलावा 1 2 3 4 के अलावा किसी दूसरी तरह की इनपुट देते हो तो उस केस में आपकी ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट रन करेगी और यहाँ पे आपके पास स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आएगा कि यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग चॉइस, प्लीज़ एंटर अ वैलिड चॉइस अगेन। तो हम यूज़र से यहाँ पे अगेन एक चॉइस ले रहे हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं फिर आपकी गो टू स्टेटमेंट। यहाँ पे हमने गो टू लिया एंड आपने लेबल दिया अगेन।
जैसे ही अगेन रन करेगा, आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो आपकी इस लाइन पे आ जाएगा और ये लाइन यहाँ से फिर से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। फिर से चॉइस दोगे, फिर से आपकी चॉइस कंपेयर होगी। आफ्टर दैट आपके पास जैसी चॉइस आप सिलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड आपके पास फंक्शन आपका कॉल होगा। जैसे ही आपका फंक्शन कॉल होगा, इनमें से कोई एक फंक्शन आपका रन करेगा। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरह से आपकी स्क्रीन आएगी। फर्स्ट वन आपकी ये वाली स्टेटमेंट चली शुरू के प्रिंट एफ स्टेटमेंट, तो उसके बेस पे आपके पास यहाँ पे आपका मैसेज आ गया, व्हाट कैलकुलेशन डू यू वांट टू परफॉर्म, फर्स्ट एडिशन सब्सट्रैक्शन। आप यहाँ पे एंटर चॉइस करोगे। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं 2, 2 इज़ फॉर योर सब्ट्रैक्शन, एंटर। जैसे आपने एंटर किया तो आपका प्रोग्राम का कंट्रोल है, आपने यहाँ पे 2 दिया, आपका प्रोग्राम सेकंड केस पे आ गया। तो इसने आपकी सब फंक्शन को कॉल किया। जैसे ही सब फंक्शन को कॉल किया, आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो डायरेक्टली आपके सब फंक्शन के ऊपर ट्रांसमिट हो गया और ये आपका एग्जीक्यूट हुआ। अब यहाँ पे आपने दो नंबर्स ऐड किए, सब्ट्रैक्शन लेके चल रहे हैं, तो जैसे 12 एंड 6 एंड प्रेस एंटर। तो लाइक आपका सब्सट्रैक्शन इज योर 6। आप जब प्रोग्राम को कॉल कर रहे हो, अब अगर हम चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम, जैसे आपने एक कैलकुलेशन परफॉर्म की उसके बाद आपका प्रोग्राम क्या है, टर्मिनेट हो जाता है। आप टर्मिनेट नहीं करना चाहते हो, आप नेक्स्ट कैलकुलेशन पे करना चाहते हो, नेक्स्ट कैलकुलेशंस परफॉर्म करना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या है, इससे एक्स्ट्रा हम आगे जाके फिर से आपका जो प्रोग्राम है उसको रन करने के लिए स्टेटमेंट्स रहते हैं। printf to continue using calculator, press 1 to stop, press 0। नेक्स्ट इनपुट लेते हैं। अगर आप 1 प्रेस करोगे तो आपका ये प्रोग्राम फिर से रन करेगा, आप फिर से किसी तरह की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप 0 प्रेस करते हो तो उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, इधर 0 और 1, scanf %d, कॉमा, अब इसको हम स्टोर कर लेते हैं एड्रेस ऑफ। इसके लिए हमने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया तो वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज आपका वेरिएबल है REP फॉर रिपीट, तो यहाँ पे भी हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे रिपीट। अब यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट होगी हम उसको कंपेयर करते हैं। इफ़ REP इज़ इक्वल टू 1, देन go to start, else return 0। तो जैसे अगर आपके पास 1 के अलावा आप जैसे 0 इनपुट करते हो तो आपका प्रोग्राम क्या है, आपका 0 रिटर्न कर देगा। रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देती है, ख़त्म कर देती है उस चीज़ को। तो वही यहाँ पे करेगा। अब आपने स्टार्ट लिया है तो स्टार्ट हम कहाँ पे लेके जाएंगे, आपका यहाँ स्टार्ट, और यहाँ पे हम ये वाली जो स्टेटमेंट है, जैसे आप टर्बो सी के केस में क्लियर स्क्रीन यूज़ करते हो, सेम कोड ब्लॉक्स के केस में आपका सिस्टम पैरेंथेसिस के बीच में डबल कोट्स के बीच में CLS लिखते हो तो वही काम करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका जो भी लास्ट टाइम प्रोग्राम का आपका मटेरियल होता है वो उस चीज़ को डिलीट करता है। इसको रन करते हैं।
अब यहाँ पे आप अगर स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट तरह के एरर्स आ रहे हैं। ये एरर बेसिकली क्यों होते हैं, क्योंकि आपने जैसे ये डिफरेंट तरह के फंक्शंस यहाँ पे बनाए, आपने फंक्शन डिफाइन कर लिए मगर इनको क्या है आपने पहले डिक्लेयर नहीं किया। तो ये एक बेस्ट आपका प्रोग्राम यहाँ पे चल ज़रूर रहा है मगर एक तरह का एरर दे रहा हो सकता है किसी पॉइंट के, अगर आप किसी तरह का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हो तो अगर आप फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे एरर आ जाए। तो इसके लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कि आप चाहे किसी भी तरह का फंक्शन बना रहे हो, चाहे वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है या वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, हमेशा उसको आप डिक्लेयर करो। पे हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। तो इस तरह से आप अगर जैसे चॉइस कुछ और एंटर करते हो, जैसे आपने चॉइस की 8, अब 8 आपके यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास ये रॉन्ग इनपुट है। देन आपके पास जो मैसेज है, जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है वो आपकी रन करेगी, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग चॉइस, प्लीज़ एंटर अ वैलिड चॉइस अगेन। और आपका जो प्रोग्राम है वो फिर से रिटर्न करके आपके बैक चला जाएगा, गो टू स्टेटमेंट रन करेगी। अब यहाँ पे आप चॉइस डालते हो 4, एंटर। अब आपका डिवीज़न वाला फंक्शन वर्क कर रहा है, डिवीज़न चलेगा। तो यहाँ पे हम दो वैल्यूज़ एंटर कर रहे हैं, जैसे 23 एंड 6, प्रेस एंटर, डिवीज़न इज़ 3। अब यहाँ पे डिवीज़न एक्चुअली ये कैलकुलेट एग्जैक्टली नहीं हुई है क्योंकि आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो इंटीजर टाइप है, तो आपका जो आंसर है वो भी इंटीजर टाइप में आ रहा है, तो आपकी एग्जैक्ट नहीं है, ये एक राउंड ऑफ में है। जैसे ही आपका ये स्टेटमेंट रन की, आफ्टर दैट आपने जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी है ये वाली, आपका डिवीज़न वाला फंक्शन रन कर गया। आफ्टर दैट जैसे ये ख़त्म होता है, जहाँ से ये फंक्शन आपका कॉल हुआ था आपके मेन कॉलिंग फंक्शन के अंदर, मेन प्रोग्राम के अंदर चला गया। आफ्टर दैट आपने उसकी जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट थी इसके आगे उनको एग्जीक्यूट कर दिया। टू कंटिन्यू यूजिंग कैलकुलेटर प्रेस 1 और टू स्टॉप 0। अगर आप 1 प्रेस करोगे इन दिस वन, आपका जो है कैलकुलेटर में आप फिर से इसको यूज़ करते हो। अब नेक्स्ट चॉइस आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे हम नेक्स्ट चॉइस ले लेते हैं, जैसे हम 1 करते हैं, सिलेक्ट एडिशन, प्रेस एंटर, एंटर टू नंबर 4 and 5, दैट वन, सम इज़ 9। नेक्स्ट आपका फिर टू कंटिन्यू यूजिंग कैलकुलेटर प्रेस 1 और स्टॉप 0 करते हैं एंड आपका प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। अब इसमें आप देखोगे आपके पास एक तो जैसे ये वाली वार्निंग्स आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं, क्योंकि आपने फंक्शन को यहाँ पे पहले डिक्लेयर नहीं किया है। अब यहाँ पे हम जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो है आपके पास फंक्शंस विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू क्यों कह रहे हैं, जैसे हमारे पास ये मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन से आप डिफरेंट तरह के इन फंक्शंस को कॉल कर रहे हो। तो जब भी फंक्शन कॉल किया जा रहा है तो इस मेन फंक्शन से आप अपने कॉल्ड फंक्शन को, ये फंक्शन जो आपने कॉल किया है इसको किसी भी तरह की वैल्यू सेंड नहीं कर रहे हो, कोई भी वेरिएबल वैल्यू, किसी भी तरह का कोई भी वैल्यू, एक्सप्रेशन की वैल्यू हम इसको सेंड नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। जब ये फंक्शन आपके वर्क कर रहे हैं, चाहे आपका एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीज़न है, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, ये अपना काम करते हैं, तो फिनिश होने के बाद ये किसी भी तरह की वैल्यू वापस जहाँ से इन फंक्शन को कॉल किया है सेंड नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए इनको कहा जाता है फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। इसके अलावा अब यहाँ पे जब फंक्शन हम डिक्लेयर करेंगे तो हम ना किसी तरह की आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, ना ही किसी तरह की वैल्यूज़ को रिटर्न में ले रहे हैं। तो इस तरह के फंक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए हम लिखते हैं void, आफ्टर दैट फंक्शन नेम, देन फंक्शन के अंदर किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम void। नेक्स्ट void sub void, next void multiplication void,
void division void, इसी तरह से। और साथ में जहाँ से इनको कॉल किए, जहाँ पे इन फंक्शन को कॉल किया गया है वहाँ पे भी हम इसी तरह से लिखते हैं, क्योंकि हम किसी भी तरह की वैल्यू ना रिटर्न कर रहे हैं ना वैल्यू को हम वापस सेंड कर रहे हैं। अगर आप इसके आगे void नहीं लिखते हो तो उसका मतलब होता है आपका ये जो फंक्शन है ये इंटीजर टाइप वैल्यू को वापस सेंड करा। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा आपके फंक्शन के अगर आप किसी भी तरह का डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करते हो, रिटर्न टाइप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो, तो उसका मतलब यहाँ पे इंटीजर टाइप लिया जाता है। तो इसके आगे हम void लिख सकते हो एंड यहाँ पे भी void, देन void void and similarly here. अब नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन टाइप आता है दैट मीन्स अ फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट, सॉरी, अब नेक्स्ट जो आपके पास फंक्शन है दैट मीन्स अ फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। अब यहाँ पे हम किसी भी तरह की वैल्यू को अपने फंक्शन को सेंड नहीं कर रहे हैं, मगर फंक्शन से रिटर्न में हम एक वैल्यू मेन फंक्शन में जहाँ से फंक्शन को कॉल किया है वहाँ पे सेंड कर रहे हैं। तो इस तरह के फंक्शन को कहा जाता है फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। तो जब भी आपके पास कोई वैल्यू आप रिटर्न करते हो तो हमेशा जब आप फंक्शन करोगे, जैसे यहाँ पे आप पहले फंक्शन डिक्लेयर करोगे, क्योंकि हम फंक्शन से किसी तरह की वैल्यू को रिटर्न ले रहे हैं तो फंक्शन को डिक्लेयर करना नेसेसिटी है। तो यहाँ पे हम रिटर्न टाइप देंगे, आफ्टर दैट फंक्शन नेम, और आपकी जो पैरेंथेसिस है उसके बीच में हम लिखेंगे void, क्योंकि हम किसी भी तरह की वैल्यू को सेंड नहीं कर रहे हैं। फिर जब आपका जो मेन फंक्शन है जहाँ से फंक्शन को आप कॉल करोगे वहाँ पे जब आप फंक्शन लिख रहे हो तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आप हमेशा एक वेरिएबल लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू को वापस लेके आ रहे हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू को किसी चीज़ में स्टोर भी करना पड़ेगा। तो उसको हम वैल्यू को स्टोर करते हैं आपके वेरिएबल के अंदर। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे आप हमेशा एक वेरिएबल लिखोगे, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड फंक्शन का नाम। फिर आप जब फंक्शन को डिफाइन करोगे तो वहाँ से फिर से आप रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करोगे, आप किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, कैरेक्टर टाइप, जो भी आपका डेटा टाइप होगा आप उसको लिखोगे। आफ्टर दैट फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस के बीच में void। आफ्टर दैट आपके फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जो फंक्शन परफॉर्म करने जा रहा है आप उनको लिखोगे, और उसके बाद आप लास्ट में लिखोगे आपका रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न और पैरेंथेसिस के बीच में आपका एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर आप जो वैल्यू लिखोगे वो आपकी वापस जाएगी इस लोकेशन के ऊपर। तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है आपका फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। अब इसी का जैसे हम वही कैलकुलेटर का एग्जांपल लेके यहाँ पे फंक्शन करते हैं, आपका एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हम वही अपना कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम लेते हैं। उस प्रोग्राम में हम कुछ एक चेंजेस करेंगे। चेंजेस ये करेंगे कि जहाँ से आप फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, आपका फंक्शन वर्क कर रहा है, वहाँ पे उस फंक्शन का जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट पहले हम इसी फंक्शन के अंदर डिस्प्ले कर रहे थे, मगर इस बार हम वो जो फंक्शन का रिज़ल्ट आता है उसको इसी फंक्शन के अंदर डिस्प्ले करने के बजाय हम अपने मेन फंक्शन में करेंगे। तो उसके लिए हम प्रोग्राम देख लेते हैं अपना। तो इस प्रोग्राम में हम कुछ एक चेंजेस करते हैं, जैसे हम रिज़ल्ट यहीं पे स्टोर करेंगे तो उसके लिए रिज़ल्ट एक वेरिएबल ले लेते हैं। इसी वेरिएबल में हम जहाँ से यह फंक्शन कॉल करोगे इसकी वैल्यू स्टोर की जाएगी। देन रिज़ल्ट असाइन एड, सिमिलरली यहाँ पे रिज़ल्ट असाइन, सिमिलरली आगे
लाइक दिस। अब इसके अलावा हमने यहाँ पे जो फंक्शन डिक्लेरेशन है इसमें हम रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करेंगे। हम यहाँ पे जो रिटर्न टाइप ले रहे हैं सभी फंक्शन के अंदर इंटीजर टाइप लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब इंट। इसके अलावा आपके आगे जहाँ पे आपने फंक्शन डिफाइन किया है यहाँ पे भी आप चेंजेस करोगे। इंट वन, और ये जो आपकी लास्ट वाली स्टेटमेंट है आप इसको रिप्लेस करोगे। यहाँ पे लिखोगे आप रिटर्न पैरेंथेसिस के बीच में आपका div, जो ये आपके पास वैल्यू है हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न div आपका एक्सप्रेशन आ गया। सिमिलरली ऊपर अब इस रिज़ल्ट को हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो आफ्टर दैट जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं इसके बाद printf result is equal to %d कॉमा रिजल्ट। इस तरह से तब ये हमारे पास होता है दैट इज अ फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट बट अ रिटर्न वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या है, हर एक फंक्शन जो कॉल किया जा रहा है उससे हम किसी तरह की वैल्यू को रिटर्न ले रहे हैं। यहाँ पे जैसे इस पे जाया जाए आपका, यहाँ पे जैसे हम एडिशन वाला फंक्शन कॉल करते हैं तो यहाँ पे आपके दो पेरे वेरिएबल डिफाइन होंगे, फिर आपका स्टेटमेंट आएगी, आफ्टर दैट उसको सम करोगे और ये सम जो वैल्यू है हम इसको कर रहे हैं यहाँ पे रिटर्न। अब ये रिटर्न कहाँ पे होगी, जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया गया है। तो ये कॉल किया गया है आपका इस लोकेशन से, तो जो भी आपका एडिशन का रिज़ल्ट आएगा वो वैल्यू आपकी यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी और वो आपके रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरह से फिर से आपके पास चॉइस आ गई, आप चॉइस करते हो 3, प्रेस एंटर, एंटर 2 नंबर्स 2 and 3, प्रेस एंटर, रिज़ल्ट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, जैसे ही आपने चॉइस एंटर की 3, आपका स्विच के स्टेटमेंट चली, केस यहाँ पे आ गया आपका। यहाँ पे आप क्या है, रिज़ल्ट इज इक्वल टू MUL फंक्शन को परफॉर्म करो, दैट वन इज़ योर मल्टीप्लिकेशन। आपने इसको यहाँ से कॉल किया, आपका जो प्रोग्राम था उसका जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल था यहाँ से जंप करके डायरेक्टली आपके मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन पे आया। यहाँ पे आपका जो फंक्शन था, ये जो सब प्रोग्राम था, इसको एग्जीक्यूट किया गया। इसने इसको एग्जीक्यूट किया, 2 नंबर्स एंटर करने के लिए बोला, 2 नंबर एंटर किए गए, उनके ऊपर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया गया। आफ्टर दैट MUL फंक्शन के MUL जो आपका वेरिएबल है इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर थी आपने उसको रिटर्न किया। अब ये वैल्यू रिटर्न होने के बाद जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया गया था वहाँ पे रिटर्न होगी, तो ये आपके स्टोर होगी आपके इस रिज़ल्ट वेरिएबल में। आफ्टर दैट फिर आपके ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म हुई, यहाँ से इस पार्ट की एग्जीक्यूशन ख़त्म हुई, आपका जो प्रोग्राम था अब इस लाइन पे आ गया। यहाँ पे आपका जो रिज़ल्ट की वैल्यू थी उसको प्रिंट किया गया।
राइट। तो ये होता है आपके पास फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे हम किसी तरह का आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं, मगर हम वापस एक वैल्यू जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया है वहाँ पे सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक रिटर्न वैल्यू लेके चल रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है आपके पास फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। अब यहाँ पे हम जिस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन को वैल्यूज़ को सेंड किया जा रहा है, मगर फंक्शन से वापस फंक्शन के अंदर किसी तरह की वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाया जा रहा है। तो जब भी आप अपने फंक्शंस को आर्ग्यूमेंट पास करते हो तो उस केस में आपका जो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। वहाँ पे हम यहाँ पे वैल्यू किसी तरह की रिटर्न नहीं ले रहे हैं, तो आपका रिटर्न टाइप स्पेसिफाई नहीं होगा, उसकी जगह लिखोगे आप वॉइड, फिर फंक्शन नेम, फिर पैरेंथेसिस के बीच में आप लिखोगे टाइप 1, टाइप 2, सो ऑन अप टू टाइप n। अब ये हैं आपके पास जो आर्ग्यूमेंट्स, जो वेरिएबल, जो वैल्यूज़ आप अपने फंक्शन को सेंड करने चाह रहे हो उनका डेटा टाइप क्या है। यहाँ पे आप वो चीज़ें लिखोगे। आपको उतनी बार डेटा टाइप स्पेसिफाई करना है जितनी बार आप आर्ग्यूमेंट को सेंड कर रहे हो। जैसे सपोज़ आप जो फंक्शन है जिसको आप कॉल करने जा रहे हो वहाँ पे आप 5 आर्ग्यूमेंट्स, 5 वेरिएबल्स को सेंड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको 5 बार अपना डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे पाँचों आपके पास इंटीजर टाइप है तो इंट कॉमा इंट कॉमा इंट कॉमा इंट कॉमा इंट 5 बार करोगे, जिससे ये पता चलता है आपके प्रोग्राम को कि आप कितने वेरिएबल्स अपने फंक्शन को सेंड करने जा रहे हो। फिर आपका मेन फंक्शन आ जाता है। वहाँ पे जहाँ से आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो वहाँ पे आप लिखोगे फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस के बीच में टाइप 1, आर्ग्यूमेंट 1। अब यहाँ पे आपका जो वेरिएबल्स आप सेंड कर रहे हो, जो वैल्यू आप सेंड कर रहे हो, जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आप सेंड कर रहे हो, वहाँ के लिए आप उसका डेटा टाइप लिखोगे। आफ्टर दैट उस आर्ग्यूमेंट का नेम लिखोगे। जैसे हम ABC वेरिएबल सेंड कर रहे हैं इंटीजर टाइप, तो यहाँ पे आप लिखोगे इंट A कॉमा इंट B कॉमा इंट C, इस तरह से सो ऑन। जितने भी डिफरेंट तरह के आपके पास वेरिएबल्स होंगे, अगर आपके पास अलग अलग टाइप के इंटीजर टाइप है, फ्लोट टाइप है, कैरेक्टर टाइप है, तो उन सभी के आप लिखोगे। जैसे फर्स्ट वन आपका इंट A, दूसरा आपका अगर फ्लोटिंग टाइप है तो वहाँ पे आप लिखोगे फ्लोट B कॉमा कैर C। इस तरह से जितने भी आपके पास वेरिएबल्स होंगे उन सभी को आप स्पेसिफाई करोगे। यह है आपका मेन फंक्शन के अंदर। फिर आपके पास आता है जहाँ पे आप फंक्शन को डिफ़ाइन करते हो। जहाँ पे फंक्शन को डिफ़ाइन किया जाएगा वहाँ पे आप सेम जैसे आपका फंक्शन डिक्लेरेशन थी, वॉइड फंक्शन नेम, फिर आपके पैरेंथेसिस के बीच में आप यहाँ पे लिखोगे टाइप 1 आर्ग्यूमेंट 1। सेम जैसा यहाँ पे था आपके पास जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था, सेम लाइन यहाँ पे भी आएगी। आप हर एक आर्ग्यूमेंट को डेटा टाइप स्पेसिफाई करोगे और आर्ग्यूमेंट का नेम लिखोगे। फिर टाइप 2 आर्ग्यूमेंट 2, टाइप सो ऑन एन आर्ग्यूमेंट एन। अब यहाँ पे आपके आर्ग्यूमेंट का जो नेम होगा यहाँ पे आप उसको अलग लिख सकते हो। अब आप आपके जो जहाँ पे फंक्शन आप डिफ़ाइन कर रहे हो वहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट नेम दोगे आप सेम भी लिख सकते हो या डिफरेंट भी लिख सकते हो। मगर जब आपका प्रोग्राम ये वर्क करेगा, अगर जैसे यहाँ पे हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है वो भी आपके पास वेरिएबल a है और यहाँ पे भी आप वेरिएबल a लिख रहे हो, तो जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उसके लिए ये a वेरिएबल और ये a वेरिएबल सेम नहीं होंगे। आपका जो फंक्शन जहाँ से कॉल किया जा रहा है उसमें आपके जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो अलग मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं, और जिस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है वहाँ पे आप जो आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई कर रहे हो वो आपके अलग मेमोरी लोकेशन में सेव किए जाएंगे। तो बेसिकली आपके पास ये आर्ग्यूमेंट्स अलग होते हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स आपके अलग होते हैं, चाहे आप दोनों का नाम भले ही सेम दे दो, वो सेम कहीं भी नहीं होते हैं। अब आपके ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं
जो आपके कॉलिंग फंक्शन में लिखे जाएंगे, जहाँ से फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, वहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स आप राइट करते हो उनको कहा जाता है आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। और जो आर्ग्यूमेंट्स आपके फंक्शन डेफिनेशन के अंदर स्पेसिफाई किए जाते हैं, इनको कहा जाता है आपके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। आफ्टर आपने अपने आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई कर लिए, फिर फंक्शन को आप डिफाइन करोगे, इसके अंदर जो भी आपकी स्टेटमेंट्स रहेंगी आप उनको राइट करोगे। अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब फिर से इसके लिए हम अपना कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप जो फंक्शन है उसको वैल्यूज़ को सेंड कर रहे हो, मगर रिटर्न में किसी तरह की वैल्यू नहीं ले रहे हो, तो हम यहाँ पे पहले रिटर्न टाइप वॉइड स्पेसिफाई करेंगे। और यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप जितने आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहे हो उनको आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे हम यहाँ पे इंट कॉमा इंट, आप 2 वेरिएबल्स यहाँ पे सेंड कर रहे हो। अब आप इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या आप यहाँ पे इंट के साथ आप आर्ग्यूमेंट का नेम भी लिख सकते हो। अगर आप नहीं लिखोगे तब भी प्रोग्राम ठीक है, अगर लिख देते हो तब भी आपका प्रोग्राम ठीक है। तो इसमें आपका ये चीज़ ऑप्शनल है कि जहाँ पे आप फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हो वहाँ पे आइदर आप सिर्फ डेटा टाइप स्पेसिफाई करो, या आइदर उसका फिर आप क्या है, आपके जो डेटा टाइप स्पेसिफाई कर रहे हो उसके साथ आप अपना आर्ग्यूमेंट का नेम भी प्रोवाइड कर सकते हो। सिमिलरली हम आगे करते हैं। यहाँ पे भी हम इंट वैल्यूज़ को सेंड किया जा रहा है और रिटर्न टाइप आपका किसी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं ले रहे हैं, तो void। सिमिलरली आगे void आर्ग्यूमेंट int कॉमा int, कॉमा int एंड रिटर्न टाइप void। अब यहाँ पे आप a और b वेरिएबल्स डिफाइन कर लो, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ को ही हम आगे प्रोग्राम में सेंड कर रहे हैं। तो आपकी a और b की जो वैल्यू है उनको आप यहीं पे लोगे। तो यहाँ पे चलते हैं। पे हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लेते हैं, आपकी a और b की वैल्यूज़ को प्रिंट किया जाएगा। टू नंबर्स स्कैन f %d कॉमा एड्रेस ऑफ a कॉमा एड्रेस ऑफ b। तो आपने में जहाँ से आपके फंक्शंस को कॉल किया जा रहा है, हम वहाँ पे अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्पेसिफाई करेंगे। बेसिकली हमने यहाँ पे जो a और b वेरिएबल लिए हैं, हम इनको सेंड करेंगे अपने कॉलिंग फंक्शन, जिस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं वहाँ उसको हम यहाँ से एक वैल्यू सेंड करेंगे। तो उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे a कॉमा b। जो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे लिए हैं, हम उन्हीं को वेरिएबल्स को आपके कॉलिंग फंक्शन को सेंड कर रहे हैं। सिमिलरली नेक्स्ट में अगेन एंड दैट वन। तो ये वाले आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको आप अपने उस फंक्शन में डिफाइन किया है जहाँ से फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इनको कहा जाता है आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। जो फंक्शन आपने कॉल किया हम इनको चेंज करेंगे। यहाँ पे आपका void आएगा। आफ्टर दैट अब यहाँ पे आप अपने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स को
ये आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हो गए जो आपके मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जा रहे हैं, जो आप सेंड करोगे। अब यहाँ पे जो फंक्शन रिसीव करेंगे, यहाँ पे जो हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स लिखोगे उनको कहा जाएगा आपके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे भी हम पहले डेटा टाइप स्पेसिफाई करोगे, आफ्टर दैट आप वेरिएबल का नाम लिखोगे, इंट एक्स, इंट वाई। आप इंट ए भी लिख सकते हो इसकी जगह, इंट ए, इंट बी भी लिख सकते हो। आपका इंट ए वेरिएबल जो आपके मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन है वो आपका अलग होगा, और आपका इंट वेरिएबल जो आप फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहे हो अपने, जहाँ जिस फंक्शन को आपने कॉल किया, ये आपका अलग होगा। इसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो अलग रहेगी, इसकी मेमोरी लोकेशन अलग रहेगी। ये दोनों सेम नहीं होंगे, चाहे भले ही आपने नाम सेम लिखे हैं, मगर अगर आप इनको अलग अलग लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होता है। आप इनको अच्छे से स्पेसिफाई कर सकते हो, अच्छे से पहचान सकते हो। तो अब हमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम सिंपली इंट सम स्पेसिफाई करते हैं। इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब इनपुट हम नहीं ले रहे हैं किसी तरह की वेरिएबल की, आप वेरिएबल पहले ही स्पेसिफाई कर चुके हो। तो यहाँ पे आपका x एंड y, अब आपका जो वैल्यू है, हम किसी तरह की वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो इसकी हम यहीं पे डायरेक्टली printf स्टेटमेंट लेंगे। सम इज इक्वल टू %d, सम। अब इसी तरह से हम अपने हर एक फंक्शन में चेंजेस करेंगे। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं।
सॉरी, रिज़ल्ट हम नहीं लेके चल रहे हैं, तो इसको हाइड कर देते हैं। तो इस तरह से अब पहले आपके पास जो है यहाँ पे आप चॉइस एंटर करोगे। आप जैसे 1 करते हो एंटर, देन एंटर 2 नंबर्स। हम यहाँ पे 2 नंबर्स ऐड कर लेते हैं 45 एंड 67 एंड एंटर। तो आपने जो चॉइस 1 सिलेक्ट की थी, अब आपने नंबर्स यहाँ पे इंसर्ट किए थे। नंबर आपने पहले यहाँ पे ले लिया 45 एंड 67। आपकी जो चॉइस है दैट मीन्स 1, तो आपका ये ऐड फंक्शन कॉल हुआ। जैसे ही आपका ऐड फंक्शन कॉल हुआ तो इसने ए और बी वेरिएबल्स की जो वैल्यू थी वो आपके जो फंक्शन आपने कॉल किया वहाँ पे इन चीज़ों को सेंड कर लिया। तो आपकी ए की जो वैल्यू है वो आपके इंटीजर एक्स में स्टोर हो गई, और आपका जो वी वेरिएबल जो सेंड हुआ उसकी वैल्यू आपके इंटीजर वाई में सेंड हो गई। आफ्टर दैट फिर इसका आपका प्रोग्राम वर्क किया, यहाँ पे आपका सम हुआ एक्स प्लस वाई। तो इसको कहा जाता है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। हम इन फंक्शन से किसी तरह की वैल्यू को रिटर्न नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ फंक्शन के जो कॉलिंग फंक्शन है वहाँ से कॉल्ड फंक्शन को एक वैल्यूज़ को सेंड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो आपके पास आता है दैट मीन्स योर फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। अब इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उसमें आपके पास आर्ग्यूमेंट भी प्रेजेंट है और आपके पास यहाँ पे रिटर्न वैल्यू भी प्रेजेंट है। आप किसी तरह की वैल्यू को रिटर्न भी कर रहे हो। तो इसमें आपको सिंपली जो चेंजेस करने हैं, पहले आप रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करोगे। जैसे हम यहाँ पे इंटीजर टाइप लेके चल रहे हैं, इंटीजर टाइप जो भी आपका रिटर्न टाइप होगा, जिस तरह की वैल्यू को आप रिटर्न कर रहे हो उसको आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे। आफ्टर दैट आप रिटर्न वैल्यू ले रहे हो तो हम किसी तरह का यहाँ पे वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर उस वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। आफ्टर दैट पहले की तरह यहाँ पे हम वेरिएबल लिखेंगे। अब आपके पास ऐड ए बी ये जो फंक्शन है इसकी जो वैल्यू आएगी रिटर्न होके वो आपके रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर होगी। सिमिलरली नेक्स्ट में इस तरह से एंड हम इसकी जगह लिखेंगे अब रिटर्न, रिटर्न पैरेंथेसिस सम। सिमिलरली नेक्स्ट में रिटर्न पैरेंथेसिस सब। यहाँ पे आप रिटर्न टाइप भी चेंज करोगे, इंट इंट return multiplication and our last one। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरह से आपका सेम प्रोग्राम रन हो गया। अब इस प्रोग्राम में आपका बेसिकली क्या होगा, जैसे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ फर्स्ट ही आपसे एक चॉइसेस मांगेगा। आप चॉइस दोगे कि आपको एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीज़न करनी है। आप वो चॉइस प्रोवाइड करोगे। आफ्टर दैट ये आपसे 2 नंबर्स की इनपुट मांगेगा। जिन नंबर्स के ऊपर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो आप वो नंबर एंटर करोगे। फिर आपका स्विच केस स्टेटमेंट चलेगी। आपने जिस तरह की चॉइस एंटर की होगी उसके अकॉर्डिंग आपका
केस सिलेक्टेड होगा। जैसे आप सपोज़ आप केस 2 सिलेक्ट करते हो सब्ट्रैक्शन के लिए, तो यहाँ पे आपकी केस 2 में जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ से आपका सब फंक्शन कॉल होगा और सब फंक्शन को ए और बी वेरिएबल आपके सेंड किए जाएंगे। जैसे ही आपका फंक्शन कॉल होता है, आपका जो एग्जीक्यूशन का कंट्रोल है वो आपके अब इस फंक्शन के ऊपर वापस आ जाएगा। यहाँ पे आपका सब्सट्रैक्शन के ऊपर आपका क्या है, जो ए और बी वेरिएबल है वो आपके इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई में स्टोर होंगे। आफ्टर दैट आपका सब्सट्रैक्शन का जो फंक्शन है वो वर्क करेगा। यहाँ पे आपका सब्सट्रैक्शन वाला वेरिएबल डिफाइन होगा। आफ्टर दैट आपका सब्सट्रैक्शन कैलकुलेट होगा। अब इसके बेसिस पे हम यहाँ पे पॉजिटिव सब्सट्रैक्शन निकाल रहे हैं। अगर आपकी x की जो वैल्यू वो y से बड़ी होती है तो हम x माइनस वाई करेंगे। अगर आपका y जो है वो x से बड़ा होता है तो वहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन के लिए y माइनस एक्स करेंगे। इन दोनों में से जो भी रन होगा, जिसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके सब वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। फिर हम इसको रिटर्न सब कर रहे हैं, मतलब सब की जो वैल्यू है, सब वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको हम रिटर्न कर रहे हैं उस फंक्शन को जहाँ से ये फंक्शन आपका कॉल किया गया है। तो ये कॉल किया गया आपका यहाँ से। तो बेसिकली जो रिज़ल्ट वेरिएबल है फिर इसमें आपकी इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो आपकी फिर आपके रिज़ल्ट वेरिएबल में स्टोर होगी। आफ्टर दैट आपका फिर ये रिज़ल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं हम एंटर 2, 2 नंबर ऐड किए 34 एंड 45। एस एंटर, रिजल्ट इज योर 11, राइट। तो ये है आपका, तो ये था आपका फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। तो ये आपके 4 फंक्शंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।